हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला। क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगला पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए, मैं आपको कुछ बातें पहले समझाना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको काफ़ी कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठना है और चीज़ों को डिटेल से समझना है। देखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं, आप साइंस की स्टडी कर रहे हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बस आए और बस शॉर्टकट में समझ लिए, ठीक है। देखिए, अगर कुछ कर रहे हैं, खासकर अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें हमको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हम चीज़ों को अगर डिटेल से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो उस सब्जेक्ट से ज़्यादा हम अपने आप को अटैच कर पाएंगे और हम उसको समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे आप अगर 2-3 घंटे एवरेज रोज के रील्स पे, है ना, आप खर्च कर देते हैं, तो वहाँ पे खर्च करने के बजाय अच्छा है कि आप डिटेल से केमिस्ट्री को पढ़ें, ठीक है। तो थ्योरी से भागना नहीं है। थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों हम डिटेल से पढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि डीप नॉलेज गेन करें केमिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शांति से बैठिए और समझिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो आप सभी को पता है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया था, ठीक है। मतलब कुछ मामलों में फेल हो गया था, मीन्स उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। और उस ड्रॉबैक की वजह से ही बोहर्स का जो नया मॉडल आया एटम का वो डेवलप हो पाया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन पढ़ते हैं हम। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल एलिमेंट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बताऊंगा, जो कि हर एलिमेंट्स शो करता है, एक खास तरह का प्रॉपर्टी होता है ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल एलिमेंट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा, जिसको कि इमिशन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, which could not be explained on the basis of रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। मतलब कि रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था, वो एक खास तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है लाइन स्पेक्ट्रा की, जो हर एलिमेंट की होती है। ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या होती है, इसको मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। फिर लिखा है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट। ये बहुत जरूरी है कि हम लाइट के नेचर को समझें, लाइट के नेचर को, जिसको हम और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, रेडिएंट एनर्जी के नाम से, ठीक है। और ये सबसे पहले जो लाइट का जो नेचर है उसको एक्सप्लेन किया गया किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पर, ठीक है। और फिर बाद में एक थ्योरी थी जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरी के बेसिस पर लाइट के नेचर को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। फर्दर आगे, विथ द एडवेंट ऑफ EMWT का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की खोज के बाद ये पाया गया, इट वाज फाउंड दैट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम सफर्ड फ्रॉम अ सीरियस ड्रॉबैक। मतलब ये पाया गया कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें काफ़ी कमियां हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उसमें कमियां हैं, इसलिए एक नया मॉडल, हेंस अ न्यू मॉडल ऑफ एटम कॉल्ड बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वाज पुट फॉरवर्ड। इसलिए एक नया मॉडल आया जिसको बोहर ने दिया, नील बोहर ने, और उसका नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। और ये जो मॉडल आया बोहर का, ठीक है, बोहर का जो ये नया मॉडल आया, इसने एक्सप्लेन किया किसको, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को, यानी कि जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया किसने, बोहर के मॉडल ने। और देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मेन लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एक्चुअली में बोहर ने क्या किया था कि हाइड्रोजन एलिमेंट का यूज किया था और उस पर बहुत स्टडी की थी, हाइड्रोजन एलिमेंट पे, ठीक है। और उन्होंने देखा था कि हाइड्रोजन जो है वो एक खास तरह का स्पेक्ट्रम बनाता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं।
सो नाउ वी शैल टेक अप अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द अबव डेवलपमेंट वन बाय वन। हम एक एक करके इन सारे डेवलपमेंट्स को जो बोहर ने किए थे उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले उसको समझने के लिए, बोहर मॉडल को समझने के लिए हमें जो समझना होगा, जो सबसे पहली चीज वो समझना होगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, जैसे हम मान लीजिए किसी रॉड को गर्म करते हैं, ठीक है, तो रॉड को जब हम गर्म करते हैं तो उससे एक खास प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है उसके वेव नेचर के बारे में हमको पहले पढ़ना है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी कहते हैं। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। ये जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EMWT, जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक ने 1864 में इस थ्योरी को प्रपोज दिया था। ठीक है, इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको समझते हैं। पहला पॉइंट, द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक द हीटेड रॉड। तो जो एनर्जी एमिट होती है, किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है, मान लीजिए जैसे कोई गर्म रॉड है, ठीक है, उससे, या फिर मान लीजिए जो बल्ब का फिलामेंट होता है, हम बल्ब जलाते हैं, आपने देखा होगा 100 वाट का बल्ब, उसका जो फिलामेंट जलता है उससे जो एनर्जी इमिट होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एनर्जी इमिट होती है किसी भी सोर्स से कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो वो जो एनर्जी इमिट होती है कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में इमिट होती है एनर्जी? रेडिएशंस के फॉर्म में, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो ये पहली बात हो गई, यानी कि जो एनर्जी इमिट होती है किसी भी सोर्स से, जैसे वो हीटेड रॉड हो, मैं बता चुका हूँ, या फिर वो बल्ब का फिलामेंट हो, तो जो एनर्जी इमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। क्लियर है? दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, द रेडिएशंस, जो रेडिएशन निकलता है उस गरम वस्तु से, वो क्या कंसिस्ट करता है? द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रेडिएशन। इसको समझते हैं थोड़ा ठीक से, ठीक है। तो जो रेडिएशन निकलता है ना, एक्चुअली वो देखिए यहाँ पे दो तरह का फील्ड कंसिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रिक, एक मैग्नेटिक। अब ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको शॉर्ट में ब्रीफ करता हूं मैं। देखो, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, ठीक है, कोई भी एक चार्ज है, ये अपने इर्द गिर्द एक तरह का फील्ड क्रिएट करता है, समझ में आया? एक फील्ड बनाता है। इसके फील्ड में अगर आप कोई दूसरा चार्ज बॉडी ले आओगे ना, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ले आओगे, तो वो इस फील्ड के अंदर एक तरह का फोर्स फील करेगा। तो ये जो फील्ड बनता है ना यहाँ पर, ये फील्ड, इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर आप कोई मैग्नेट को रख दो यहाँ पर, मान लो कोई बार मैग्नेट है, किसी भी तरह का मैग्नेट है, जैसे यहाँ पे चार्ज अपने इर्द गिर्द पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, वैसे ये मैग्नेट अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर आप कोई दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल इसके फील्ड में लेकर आओगे तो वो एक तरह का फोर्स फील करेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? तो ये जो लाइट होता है ना, लाइट एनर्जी, जिसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, जो किसी भी गर्म वस्तु से निकलता है, रेडिएट होता है, वो भी ये दोनों फील्ड अपने अंदर कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। यानी कि लाइट के अंदर ये दोनों फील्ड होती हैं प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर, ये जो ब्लू वाला डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट है, और ये जो आप रेड वाला देख रहे हो, ये ऊपर वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। समझ में आया? कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो समझ गए कि यहाँ पर दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के
परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लाइट आगे बढ़ती है निकल के, जो लाइट एनर्जी, जो रेडिएंट एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है, तो जिस डायरेक्शन में बढ़ती है वो उसका डायरेक्शन प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है। मतलब कि जिस डायरेक्शन वो आगे बढ़ेगी उसी डायरेक्शन में उसको बोलेंगे कि ये इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है। जैसा कि आप यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो एरो देख रहे हो, ये वाला, ये देख रहे हो, यही इसका इस तरह प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है। तो ये जो रेडिएंट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, इसका जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, उस प्रोपेगेशन के डायरेक्शन से, प्रोपेगेशन के डायरेक्शन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये ऊपर वाला, वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 90 डिग्री एंगल बनाता है। यानी कि प्रोपेगेशन के डायरेक्शन से दोनों कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के दोनों 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। यही दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम समझते हैं। देखिए जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, द रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो तीसरा पॉइंट है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो तो जो भी रेडिएशन निकलती है, ठीक है, जैसे कि एक गर्म रॉड से अगर उसको गर्म करने पर अगर रेडिएशन निकल रही है, रेडिएंट एनर्जी निकल रही है, तो वो वेव के फॉर्म में होती है। ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, ये कहा जा रहा है कि जो रेडिएशन निकलती है वो किसके फॉर्म में होती है, वेव के फॉर्म में। वो वेव कैरेक्टर शो करता है। अब वेव क्या होता है आपको पता होगा कि वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है, ठीक है, एक ऐसा डिस्टरबेंस जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, ठीक है। क्या, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव। तो ये जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, ये एक तरह का वेव कैरेक्टर शो करता है। अब वेव के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इनके कुछ लक्षण होते हैं, जिसको अभी हम आगे समझने वाले हैं कि वेव के क्या कैरेक्टर होते हैं, वेव के अंदर वेवलेंथ क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम अभी आगे समझने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप। और इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है। मतलब कि अगर हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे और इससे जो एनर्जी एमिट होगी, ठीक है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी, यानी कि नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड होती है। समझ में आया, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मतलब कि इन वेव को चलने के लिए किसी भी तरह का कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि ये स्पेस में यानी कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, इनको कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जो सन से जो रेज आती हैं हम तक, वो स्पेस से होकर आती हैं, और आप सभी को पता है कि स्पेस जो होता है वो नॉन मटेरियल मीडियम होता है, ठीक है। समझ गए आप इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए अब जानते हैं वेव के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेव के, सबसे पहले आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक वेव है, ठीक है। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे वेव के अंदर वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ट्रफ होता है, क्रेस्ट होता है। अब ये क्या होता है हम देखते हैं। देखो ये वाई एक्सिस है और नीचे एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस से ऊपर, ठीक है, ये वेव का जो पीक बन रहा है ऊपर, ये पीक दिखाई दे रहा है आपको, इस ऊपर वाले पीक को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पीक को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। सबसे पहले तो ये दो बातें आप समझ जाओ। उसके बाद ये जो आप एक्स एक्सिस देख रहे हो ये वाला, इससे ऊपर की हाइट जो होती है ये वाली हाइट और नीचे की हाइट, ये दोनों बराबर होती है और इसको हम बोलते हैं वेव का एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, ये एक वेव का एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये आप वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और क्रेस्ट ट्रफ समझ गए। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं एक एक करके। तो आपको मैं बता दूं कि जो वेवलेंथ होता है, देखिए वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ के बारे में आपको समझाना भूल गया, मैं फिर से बता दूं कि देखो एक क्रेस्ट से लेकर के दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो लंबाई होती है, यानी कि ये जो पूरा वेव बन रहा है, देखो ये यहाँ से मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, ये देखो ये गया मैं, और ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये एक वेव हो गया। समझ गए, यहाँ पे आके एक वेव खत्म हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच एक वेव कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से दूसरा वेव शुरू हो गया, ठीक है ना, ये दूसरा वेव शुरू हो गया। अब ये वाले पीक से लेकर के
दूसरे वाले वेव के पीक तक यानी क्रेस्ट टू क्रेस्ट की जो लंबाई होती है उसको वेवलेंथ यानी कि वेव की लंबाई कहते हैं। और इस वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या होती है यूनिट इसकी? एंगस्ट्रॉम। हालांकि आप लेंथ का कोई सा भी यूनिट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जनरली यहाँ पर एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है क्योंकि एंगस्ट्रॉम लंबाई का एक छोटा यूनिट है। एक एंगस्ट्रॉम में आपको मैं बता दूं, कन्वर्जन बता दूं जिसको आप याद रखना है, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आगे बहुत काम आने वाला है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आप कन्वर्जन याद रखेंगे, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस वेवलेंथ को आप नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। और एक नैनोमीटर में आप सबको मैं बता दूं 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, सेम वैसे ही एक और यूनिट है पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं लेंथ को मेजर करने के, जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी वेवलेंथ की थी। अब अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी वेव की। वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चलो इसको समझते हैं। देखो, मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है। अब हमें अपना स्टॉप वॉच ऑन कर देना है और ये देखना है कि 1 सेकेंड में यहाँ से कुल कितने वेव पास हुए हैं। ठीक है, उनको काउंट कर लेना है। जो संख्या मिलेगी वही वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वेव का। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वेव की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये इस एक्स एक्सिस से पीक की जो हाइट होती है उसी को हम वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है एम्पलीट्यूड का वो सिंपल छोटा ए होता है। स्मॉल ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो सेम एज लेंथ होती है, यानी कि लेंथ को जैसे आप मेजर करते हो नैनोमीटर पिकोमीटर में, वैसे ही आप एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगला एक जो स्पेशल टर्म है जिसको आपको समझना है वो है वेव नंबर। ठीक है, अब हम समझेंगे कि वेव नंबर क्या होता है, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो देखो, आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेना है। कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, और आपको 1 सेंटीमीटर के लेंथ के बीच में जितने भी वेव टोटल फॉर्म होंगे उनको काउंट कर लेना है। याद रखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर के लेंथ के बीचों बीच में जितने भी वेव फॉर्म हो रहे हैं उनको काउंट कर लेना है। वो जो आपको नंबर मिलेंगे उसी को वेव नंबर कहते हैं। और एविडेंटली ये पता चला है, ये प्रमाणित किया गया है, ये प्रमाण है कि जो वेव नंबर होते हैं वो, देखो वेव नंबर को सिंबलाइज करते हैं वी बार से। ठीक है, तो ये, या फिर न्यू बार बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? न्यू बार। ठीक है, तो ये जो वेव नंबर होते हैं ऐसा प्रमाणित किया गया है कि देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके कि इनकी जो वैल्यू आती है ये हमेशा वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होती है। यानी कि आप वेवलेंथ का उल्टा करो तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो इनकी यूनिट क्या हो जाएगी? वेव नंबर की यूनिट क्या बनेगी यहाँ से बताइए? वेव नंबर की यूनिट बनेगी वो होगी पर सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे वेवलेंथ को अगर आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो तो वेव नंबर को आप पर सेंटीमीटर में यानी कि उसका रेसिप्रोकल मेजर करोगे। ठीक है, ये इसकी यूनिट बनेगी। अब जो अगला टर्म है जो हम समझने वाले हैं वो है टाइम पीरियड, या फिर सिंपल पीरियड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है टाउ। क्या होता है ये? तो ये वो टाइम है, ये वो टाइम है, दिस इज द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट है, उससे एक वेव को पास होने में कितना टाइम लग रहा है। मान लो कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक वेव यहाँ से कितनी देर में पास हो रहा है। तो जो हम टाइम काउंट करेंगे यहाँ पे वही
टाइम पीरियड होगा इस वेव का। सुन रहे हैं? और जो टाइम पीरियड का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ वो होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/न्यू। क्या समझे आप? 1/न्यू। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इसको आप याद रखेंगे। ओके, तो टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए तो आपको सबको पता है टाइम मेजर करते हैं हम सेकंड में। तो टाइम को यहाँ पे जो टाइम का यूनिट होगा होगा सेकंड। ठीक है, इतना समझ गए आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला टर्म है वो हमको समझना है रिलेशनशिप बिटवीन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी जो कि हमने अभी पढ़ा, वेवलेंथ जो कि अभी हमने देखा पढ़ा, एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि वेव की जो तीनों टर्म हमने पढ़े अभी उनके बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड एंड लैम्डा इज द लेंथ ऑफ ईच वेव। यानी कि जो लैम्डा होता है वो हर वेव की लंबाई होती है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब किसका? फ्रीक्वेंसी का और किसका? वेवलेंथ का। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमको लाइट की स्पीड यानी कि वेव की स्पीड देगा। सुन रहे हैं? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। आपको ये याद रखना है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं और नोट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और अभी ये कंटिन्यू चलेगा। अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। अभी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए। आगे आने वाले जितने वीडियोस हैं उनको देखिए और फिर हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और फिर हम बहुत जल्दी मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।